नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2026 की डिटेल और प्लान वाली स्ट्रेटजी। क्या स्ट्रेटजी रहेगी जिसको आप फॉलो करके आराम से आसानी से एसएससी सीजीएल को क्रैक कर सकते हैं। एसएससी नहीं, एसएससी के सारे एग्ज़ाम, एसएससी सीपीओ, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सिलेक्शन फेज, जो भी एग्ज़ाम होते हैं एसएससी के द्वारा, आराम से उसको आप फॉलो करके क्रैक कर सकते हो। तो चलिए हम आपको डिटेल में बिल्कुल एक बेसिक से एडवांस लेवल के बिगिनर बच्चे क्या करें, मीडियम वाले बच्चे क्या करें, जो प्रो लेवल के हैं उनके लिए भी अलग से प्लान बनाया है, सबके लिए डिटेल प्लान बना के लाया हूँ। बिल्कुल डिस्कस करके सबको डिस्कस करेंगे और आप लोगों तक उस प्लान को पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर आपने इसको क्लिक कर दिया है तो लास्ट तक देख के ही जाना, अन्यथा इस वीडियो पर मत आना। बिल्कुल प्लान ऐसा बना के लाया हूँ कि आप इसको भी फॉलो करोगे तो आसानी से सीजीएल क्रैक कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता, फॉलो करने से होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 0 टू इंस्पेक्टर लेवल की स्ट्रेटजी, डिटेल स्ट्रेटजी, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, जो भी है। 0 टू हीरो, 0 टू हीरो, ठीक है। देखो एसएससी सीजीएल क्या होता है। एसएससी क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें एसएससी में बहुत सारी पोस्ट हैं जो एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती हैं, जिसमें इंस्पेक्टर लेवल की अच्छी खासी पोस्ट हैं जो सीजीएल में आती हैं, जिसको मिनी आईएएस भी बोलते हैं अपन, मिनी आईएएस भी बोलते हैं। क्योंकि आईएएस के बाद जो सबसे अच्छे जो रुतबे की जो पोस्ट होती है ना, वो एसएससी ही के द्वारा ही कंडक्ट होती है, जिसमें सीजीएल सबसे फर्स्ट पे आता है। सीजीएल में इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट होती हैं जो बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना, समाज में रुतबा होता है वो इंस्पेक्टर लेवल के पोस्टों का होता है। क्योंकि आईएएस तो हर कोई भी नहीं बन सकता, यूपीएससी करते तो बहुत लोग हैं लेकिन कर नहीं पाते, इसीलिए यहाँ ये सबसे अच्छा प्लान है। जो थोड़ा सा टैलेंट हो, जो कंसिस्टेंट रह सकता हो, मतलब जो पढ़ के आगे कुछ कर सकता है, तो सीजीएल में आराम से घुस जाता है और वो आराम से फाइट कर देता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे लोग बाग होते हैं, अभी लोग प्राइवेट में चले जाते हैं, कोई गवर्नमेंट में, लेकिन प्राइवेट में बहुत आपको संघर्ष झेलना पड़ता है। वहाँ प्राइवेट जॉब में बॉस की डांट सुननी पड़ती है, जबकि ऑफिसर्स होते हैं उनको पब्लिक का सलाम भी मिलता है, ऑफिस में रुतबा भी होता है, बहुत सारी बेनिफिट्स हैं इस चीज़ में। देखो गोल 2026 जो दूर लग रहा है, लेकिन रैंक 1 की नींव आज रखनी होगी। मतलब आज से जो स्टार्ट कर देगा आराम से आसानी से एसएससी को क्रैक कर सकता है, ठीक है। द ड्रीम पोस्ट क्या होना चाहिए, पावर और लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए। आप आज से ही ये फिक्स कर लो कि मुझे कौन सी पोस्ट चूज़ करनी है, मेरा मतलब क्या लेवल है मेरे को। जिसमें काफ़ी लोग होते हैं कि किसी को इंस्पेक्टर टैक्स, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में जाना अच्छा लगता है, किसी को एएसओ इन एमईए, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो होता है ना, एमईए बहुत लोग चूज़ करते हैं एमईए में, क्योंकि इसमें बाहर पोस्टिंग मिलती है और इसकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। यानी कि आपको विदेश जाने का मौका चाहिए तो एमईए सबसे बेस्ट है, ठीक है, इसको चूज़ कर सकते हो। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो रेड वगैरह मारते हैं, वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का काम होता है। इनकी सैलरी लगभग 80,000 प्लस, कितनी बन सकती है, 85 भी बन सकती है, डिपेंड ऑन एक्स वाई और जेड सिटी। जिस सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी सिटी में आपकी जॉब है, उस हिसाब से बन। लेकिन अगर फॉरेन में आपकी पोस्टिंग होती है तो लगभग 3 लाख, यानी कि 2.5 से 3 लाख आप आराम से कमा सकते हो, ठीक है। मतलब आप फॉरेन में घूम सकते हो ना आराम से, मतलब बहुत कुछ इसमें बेनिफिट होते हैं। जबकि बाकी पोस्ट ऐसे नहीं है कि आप फॉरेन में जा सकते हो, सब यही रहना पड़ता है बाकी में, ठीक है। जैसे अगली पोस्ट जीएसटी, जिसको एक्साइज इंस्पेक्टर बोलते हैं, जिसमें अगर किसी को वर्दी चाहिए, अगर वर्दी का जुनून है तो जीएसटी इंस्पेक्टर चूज़ कर सकता है आराम से। इसकी सैलरी भी वही अप्रोक्स 80,000 प्लस होती है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें खाकी की वर्दी मिलती है जिसमें 3 स्टार हो, यानी जो 3 स्टार है ना, यही रुतबा सेट करते हैं समाज में। मतलब एक वौकाल है। लोग मतलब आज से पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एसएससी में आए, वो वर्दी का जुनून लेकर ही आए थे। लेकिन अब तो काफ़ी लोग बहुत समझदार हो गए हैं, फिर भी कोई एमईए में चला जाता है, कोई इनकम टैक्स में चला जाता है, लेकिन फिर भी लोग बहुत आज भी चूज़ करते हैं, वो अपनी अपनी पसंद है। तो आपको
फिक्स कर लेना है कि आपकी ड्रीम पोस्ट क्या है। ड्रीम पोस्ट जो भी है, ड्रीम पोस्ट जैसे MEA है तो MEA लिख देना है, जैसे GST इंस्पेक्टर है तो GST इंस्पेक्टर लिख देना है, जो भी है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो ITI लिख देना है और उसके आगे आपका नाम मेंशन कर देना है। क्योंकि जो अपन सोचते ना, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चलती हैं और आपको लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। क्योंकि इंसान का जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उस चीज़ों को बार बार रिकॉल करता रहता है, उसको याद दिलाता रहता है कि मैं किसकी तैयारी कर रहा हूँ, क्यों आया हूँ, कौन सी पोस्ट है, किसके लिए मुझे तैयारी करनी है। तो उस हिसाब से आप आराम से एक पोस्ट चूज़ कर सकते हो अपनी सहूलियत के अनुसार। कौन सी आपकी पोस्ट है जो आपको अच्छी लगती है। आप देखो, ड्रीम बड़ा लेके चलोगे, आसानी से छोटी मोटी पोस्ट निकाल लोगे आराम से। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है और लगातार फॉलो करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, SSC में वैकेंसी का जो ट्रेंड है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है। जैसे 2020 में जो वैकेंसी थी वो 7,000 की समथिंग थी, ठीक है। 2021 में थी वो बस थोड़ी सी, यहाँ सिर्फ 600 वैकेंसी का इंक्रीज आया है, ठीक है। 2022 सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो SSC में अभी तक आई हैं वो 2022 में आई हैं, बहुत सारी वैकेंसी हैं, ठीक है। लेकिन 2023 में आते आते डिक्रीज हो गई, ठीक है। लेकिन फिर 2024 में 17,000 वैकेंसी है, ठीक। तो और अब 25-26 जो वैकेंसी हैं लगभग 10K प्लस, आराम से 10K प्लस ही रहेंगी, ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन 10K प्लस 100% रहेंगी, क्योंकि काफ़ी लोग जो रिसोर्सेज हैं SSC के द्वारा वो हमें सूचना देते रहते हैं, पता रहता है। जो अभी काफ़ी लोग RTI लगाई है, काफ़ी लोगों ने, उनका रिप्लाई आना बाकी है, तो वहाँ से चीज़ें को पता लग जाएगा कि कितनी वैकेंसी अप्रोक्स समथिंग आने वाली है। अभी इस चीज़ को आप छोड़ दो, आराम से 10,000 प्लस की समथिंग वैकेंसी आएंगी और आपको बस पढ़ाई पर ध्यान रखना है। देखो, एडुकेटी और TCS पहले क्या था, आपकी एग्ज़ाम जो थी वो TCS कंडक्ट करा रही थी, ठीक है। लेकिन आज क्या है, एडुकेटी आने से लोगों में थोड़ा डर का माहौल है, लेकिन आपको डरना नहीं है। जो डर है ना वो निकालना है आपको, क्योंकि TCS और चाहे TCS आ जा चाहे एडुकेटी आ जा, पैटर्न तो सेम ही है, पैटर्न तो सेम ही है ना। आपको भाई सिलेबस तो सबको कंप्लीट करना है, पढ़ना है, याद करना है, GK भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़, बस ये होगा कि एडिक्विटी क्या करेगी, थोड़ा कंसेप्ट अच्छे पूछ लेगी, थोड़ा डीप में पूछ लेगी, यही हो सकता है। बाकी TCS भी सेम पैटर्न पर फॉलो कर रही थी वो चीज़ें, वो भी एडिक्विटी कर रही है। मतलब 60-70% चीज़ें हैं आज भी TCS वाली हैं। आप उठा के देख लो, CGL का जो पेपर हुआ है अभी, CGL मेंस हुआ है, CGL मेंस जो हुआ है 2025 में भी, 2025 वाला जो 26 में हुआ है ना, उसमें आप उठा के देख लो आराम से, TCS के सारे क्वेश्चन हैं। बस उसमें कुछ थोड़ा मोटा चेंज हुआ है, इंग्लिश का लेवल थोड़ा ठीक ठाक था, बाकी कंप्यूटर तो आप पूछो ही मत, कंप्यूटर देने वाले तो सारे हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग से चीज़ निकालनी होंगी आपको। TCS हो चाहे एडुकेटी हो, आपको बस पैटर्न में थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। जैसे TCS में क्या था कि पैटर्न रिपीटेटिव PYQs आते थे, ठीक है, कैलकुलेशन हैवी और ओल्ड स्टाइल का पैटर्न था। यहाँ क्या है कि पैटर्न है, नए क्वेश्चन आने लगे हैं, फोकस है, प्रेस लॉजिक इन रीजनिंग, GS में न्यू चैलेंजेस, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत देखिए 30% पेपर में चेंज देखने को मिलेगा, बाकी सेम रहेगा, बाकी सेम है TCS पैटर्न का, ठीक है। आपको क्या करना क्या है कि रट्टा नहीं चलेगा, कंसेप्चुअल बनना पड़ेगा, लॉजिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, ठीक है। SSC अब क्या करता है, मैं आपको पैटर्न बता दूं, मैं आपको पैटर्न बता दूं। टियर फर्स्ट जो आपको सिर्फ पास करना है, मतलब क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें मैथ होती है, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है और GK होती है। ईच सेक्शन से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश और 25 GK, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 100 क्वेश्चन होते हैं तो 200 मार्क्स हैं, और नेगेटिव मार्क होती है 1/4, यानी कि अगर आप
4 क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हो तो एक आपका राइट क्वेश्चन काट ले जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग का भी विशेष कर ध्यान रखना है। ये नहीं कि क्वालिफाइंग नेचर का तब नेगेटिव करके आ रहे हो, और आपको टारगेटेड स्कोर जो है 150 प्लस रखना होगा। इस बार जो टारगेट स्कोर था 140 प्लस जिसके थे वो आराम से क्वालिफाई कर गया था, क्योंकि पैटर्न का लेवल भी अच्छा था। सॉरी, पेपर का लेवल जो था ना वो अच्छा था, मतलब पैटर्न बहुत अच्छा था। तो आपको 140 to 150 स्कोर करना होगा, ठीक है, तब जाके आप सेफ होंगे। और डिपेंड करता है कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। जैसे अगर पेपर डिफ़िकल्ट है तो किसी शिफ्ट में 130 पर भी क्वालिफाई हो जा रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 130 करना है या 140 करना है, बस मैं कह रहा हूँ कि आपको टारगेट 150 लेकर चलना है। अगर 150 जिसका स्कोर है वो आराम से क्वालिफाई कर जाएगा, और इसके मार्क्स जुड़ने वाले हैं नहीं है। अगर आप फुल में से फुल लेके आ रहे हो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, कम लेके आओ तब भी कोई फ़ायदा नहीं। इतने मार्क्स लाओ कि आराम से क्वालिफाई कर जाओ, और आराम से एग्ज़ाम देते ही जब एग्ज़ाम हॉल से निकलो तो सिर्फ मेंस की पढ़ाई करने के लिए ही आओ तुम, ठीक है। अब टीयर सेकंड होता है। टीयर फर्स्ट जब क्वालिफाई कर लोगे तो आपको टीयर सेकंड मानना पड़ेगा, और जो रियल बार है ना वो टीयर सेकंड ही है, क्योंकि मेरिट डिसाइड होती है ना वो सिर्फ एसएससी सीजीएल टीयर 2 पे होती है, ठीक है। टोटल मार्क्स जो होते हैं, जो रियल बार है ना वो मेरिट डिसाइड जो है वो सीजीएल मेंस है, ठीक है। 390 मार्क्स होते हैं इसमें, 390। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मतलब 2 सेक्शन होते हैं इसमें। जो सेक्शन फर्स्ट होता है ना 60 मिनट का होता है, यानी कि 1 आवर। मैथ के होते हैं 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के होते हैं 30 क्वेश्चन होते हैं मैथ एंड रीजनिंग के। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, यानी कि 60 क्वेश्चन हो गए मल्टीप्लाई 3 तो 180 मार्क्स का होगा, ठीक है। इस जैसे ही आपको ये सबमिट करना होगा, यानी कि इसका टाइम जैसे पूरा हो जाएगा 1 आवर, देन इसके बाद सेक्शन नंबर 2 खुलेगा जिसमें इंग्लिश 45 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जीके 25 क्वेश्चन, मतलब दोनों जो क्वेश्चन है ना वो एक ही पार्ट में आएंगे। आप इसमें पहले जीके अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे पहले इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी कि कैसे भी करके आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ये भी 210 मार्क्स हैं, लेकिन ये डेंजर जोन है, इसमें नेगेटिव का विशेष का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें क्या है 1/3 है। टीयर फर्स्ट में थी वो 1/4 थी, लेकिन इसमें क्या है 1/3, यानी कि 3 गलत पर आपका एक सही नंबर काट ले जाएगा, ठीक है। तो इसमें विशेषकर नेगेटिव का ध्यान रखना है। अब अपने स्ट्रेटजी पे आते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले बात करूँगा बिगिनर्स की, लेवल 0, जिसका लेवल 0 है, 0 लेवल वाले की मैं बात करूँगा, ठीक है। सबसे पहले 0 लेवल किसका होगा, जो भी कॉलेज में पढ़ रहा होगा या फाइनल ईयर में है, या फिर जो अभी कॉलेज करके आया है, जो फ्रेशर है, जिसको हम फ्रेशर बोल सकते हैं, उसके लिए एक वर्ड है फ्रेशर। कॉलेज स्टूडेंट है फ्रेशर बोल सकते हैं, ठीक है। एक्शन प्लान क्या होगा उसके लिए, फर्स्ट 6 मंथ सबसे पहले उसको किसी भी टीचर को सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट एनी टीचर, ठीक है। जैसे टीचर को सेलेक्ट कर लेगा उससे कोर्स ले लेगा, जैसे मैथ रीजनिंग जी जिसका भी उसने कोर्स लिया आराम से, तो उसको सबसे पहले कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले उसको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। और कोर्स भी कैसे कंप्लीट करना है, सबसे पहले आपको वीडियो देखनी है, देन उसके नोट्स बनाने, देन उनको रिवाइज करना है, ठीक है। और देन इसके बाद MOC के मॉक्स लगाने हैं, ठीक है। रिवाइज करना है, मॉक लगाने हैं। सबसे पहला स्टेप है वीडियो देखनी है, इसके बाद नोट्स बनाने हैं। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, नोट्स आपके ही होने चाहिए इसमें। मतलब AI लोग वागे हैं जो AI के द्वारा नोट्स बनवा रहे हैं, या फिर किसी टीचर की PPT ले रहे हैं, या फिर जो भी हैं खुद से इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आज ही आप पढ़ाई छोड़ सकते हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नोट्स खुद के होंगे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। क्योंकि टीचर जब क्लास में पढ़ाता है ना, तो वहाँ से जब अपन अपने फेयर में करते हैं, एक बार रफ में करते हैं फिर फेयर में करते हैं, तो उससे क्या है कंसेप्ट अपने क्लियर होते हैं। बार बार जब चीज़ों को लिखते हैं ना उससे, तो कंसेप्ट अपने क्लियर हो जाते हैं। यानी कि एक रिवीजन का जो दौर है ना वो नोट्स बनाते टाइम हो जाता है, और देन इसके बाद आप रिवाइज करोगे तो आराम से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
शुरुआत में बच्चे क्या करते हैं, बिगिनर्स के लिए मॉक टेस्ट अभी बिल्कुल मॉक मत दो, क्योंकि स्कोर कम आएगा, और जब स्कोर कम आएगा तो आप डिप्रेशन में जाओगे, डिमोटिवेट होगे। तो इसलिए सजेशन मेरा यही है कि अभी आप मॉक मत दो। फोकस क्या करना है आपको, कंसेप्ट बिल्डिंग, यानी कि सबसे पहले आपको जो कोर्स से कंसेप्चुअल जो पढ़ाया गया है ना, उस पर फोकस करो, फॉर्मूला को याद करो। देन अगर इसके बाद आपका कोर्स 50 से 60% जो हो जाता है, ठीक है, देन आपको मॉक पर शिफ्ट होना है, ठीक है, मॉक देना है। और वो भी ऐसा नहीं देना कि फुल मॉक देना है आपको, चैप्टर वाइज देना है, या फिर जैसे मैथ का अलग दे लिया, इंग्लिश का अलग दे दिया, जैसे भी आपको सूट करे। और एक हो सके तो वीक में भले एक आप फुल मॉक लगा सकते हो। अब बात करते हैं द मीडियम स्टूडेंट। मीडियम स्टूडेंट कौन होंगे, जो 100, 120 और 130 इसके रेंज में होंगे, यानी कि 100 से 130 की रेंज में जो भी स्टूडेंट हैं वो मीडियम में आते हैं, जिनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, जो स्टक हो गए हैं 120 से 130 के बीच में। तो उनके लिए सिलेबस कंप्लीट कर या तो कर लिया होगा, क्योंकि जो 120-130 नंबर पे हैं वो तो सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, यानी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो वीक हैं, जहाँ से वो अपने मतलब बार बार मिस्टेक कर रहे हैं। तो उन टॉपिक पर फोकस रखना है आपको सबसे पहले। और यदि लग रहा है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कुछ टॉपिक अभी वीक हैं, तो सबसे पहले आपको जो टॉपिक्स आप रह रहे हैं उन पर फोकस करना होगा, क्योंकि बिना सिलेबस कंप्लीट किए आप बिल्कुल ही 130+ पर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ एक एक मार्क्स की जंग होगी। क्योंकि 130 मार्क्स कम नहीं है, पर 130+ जाने में जो एफ़र्ट लगता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट लगता है। तो मार्क्स बढ़ाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो सिलेबस कंप्लीट करो। जो भी टॉपिक वीक हैं उनको कंप्लीट करो, आराम से आपके मार्क्स बढ़ते हो जाएंगे। देखो इसमें क्या करते हैं कि पूरा पेपर सॉल्व मत करो, सेक्शन टेस्ट दो। आपको सेक्शन टेस्ट देने हैं, ये सबसे फ़ायदेमंद चीज़ इसके लिए मीडियम स्टूडेंट के लिए, क्योंकि सेक्शन टेस्ट दोगे ना, जैसे मैथ का अलग दे रहे हो, इंग्लिश का अलग दे रहे हो, जीके का अलग है, जो भी सब्जेक्ट हैं सबके अलग अलग तुम मॉक दे रहे हो। तो इसमें हमें क्या है, हमारा वीक पॉइंट क्या है, जो हमारा वीक पॉइंट है ना, जैसे मैथ में हो सकता है कि मैथ्स में मेरे दो चैप्टर वीक हैं, तो पता लग जाएगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं। तो आप जाओगे, अपना नोट्स देखोगे, वहाँ से वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, देन सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब आप फिर से वापस मॉक पे आओगे, देन आपके फुल मार्क्स आएंगे, देन यहाँ से मार्क्स बढ़ना स्टार्ट होंगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और आप आराम से आसानी से क्वेश्चन भी कर पाओगे। वही है ना, आइडेंटिफाई वीकनेस। जैसे ज्योमेट्री है ना, नंबर सिस्टम है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ अपने गलती के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनको अपन भूल जाते हैं। जैसे ज्योमेट्री की थ्योरी है, नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा के फार्मूलाज हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज हैं, सबको जैसे आपने चार्ट बना रखा होगा, ठीक है, चार्ट बना रखा होगा, चार्ट नहीं बना रखा होगा, जो नोट्स बनाए अपने नोट्स को रिवाइज करो, बार बार फार्मूलाज को रिवाइज करो, आराम से आसानी से आप क्वेश्चन निकाल पाओगे, और आराम से आपका स्कोर बढ़ता हुआ चला जाएगा। आपको सब पढ़ना क्या है, आपके जो सिलेबस तो कंप्लीट है, जो भी वीक पॉइंट है आपके, सिर्फ उस वीक चैप्टर को वापस पढ़ो। वीक एरिया मीडियम स्टूडेंट जो है ना, उनको मैं सिर्फ एक ही राय देना चाहूँगा, और जो मेरा सजेशन है वो यही है कि फोकस ऑन वीक एरियाज, क्योंकि आप फोकस करोगे ना वीक एरियाज पर, तो आसानी से आपको आपकी मिस्टेक पता चलेंगी, और जब मिस्टेक पता चलेगी ना, तो उनको आप बार बार रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, तो वहाँ से आपका स्कोर इंक्रीज होने लगेगा। मैं कहूँगा आप 1 मंथ इसको फॉलो करके देख लो, आप 150 के अप्रॉक्स या आसपास आप आराम से आ जाओगे। जो भी आज 120 130 के आसपास है ना, जो वीक एरियाज़ को एनालाइज करेगा अच्छे से, सेक्शन टेस्ट देगा, और जो टॉपिक्स उसके वीक है, बार बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वहाँ से वो पढ़ेगा, तो आराम से आसानी से वो 150+ आराम से स्कोर कर पाएगा। अब मैं बात करता हूँ, मैंने बिगिनर्स की कर ली, ठीक है, देन मीडियम स्टूडेंट की कर ली। अब बात करते हैं रिपीटर्स की, ठीक है, जिनको प्रो भी बोल सकते हैं, रैंक होल्डर भी बोल सकते हैं, रैंकर्स भी बोल सकते हैं, रिपीटर्स भी बोल सकते हैं। एमिंग रैंक 1 to 100, यानी जो रिपीटर्स होते हैं उनका सिर्फ एक एम होता है कि हमें रैंक लानी है, क्योंकि
उनका सिलेबस तो कंप्लीट होता है, बस 150 के ऊपर होते हैं आराम से, बट ये है ना वो किसी कारणवश रह जाते हैं। कोई पॉइंट से रह जाता है, कोई कंप्यूटर में फेल हो जाता है, कोई टाइपिंग में रह जाता है, तो सिली मिस्टेक होती है लाइफ की जो भुगतनी पड़ती है। इनको देखे, इनको सब आता है, वो मैंने आपको अभी बताया, और वही इसमें लिखा है कि सब आता है इनको, बस स्पीड चाहिए। इनकी या तो स्पीड में कमी है या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। इनका एक्शन प्लान क्या है? आर्ट ऑफ स्कीपिंग। सीखो सीखो कि कौन सा सवाल छोड़ना है, आर्ट ऑफ स्कीपिंग। इनको बस यही सबसे मेन जो फोकस रखना है ना, आर्ट ऑफ स्कीपिंग का रखना है, क्योंकि इनको ये पता नहीं होता कि हमें क्वेश्चन कौन सा छोड़ना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कौन सा अटेम्प्ट करना है, और एक बार में फर्स्ट गो में ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर देता है जहाँ फंसा देता है, और वहाँ ऐसा लगता है इंसान को कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं बन रहा है, वो पा जाते हैं। ऐसा नहीं है, 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं छोड़ने वाले, जो छोड़ने होते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमें तो नहीं आते ना सारे क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन करने से हमें कोई फ़ायदा भी नहीं है। 2-4 क्वेश्चन हम छोड़ देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रैंक तो आराम से निकल जाएगी। 4 क्वेश्चन भी छोड़ दोगे तुम तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे बड़ा जो गेम है ना वो है माइंड सेट। क्योंकि जो माइंड सेट है ना, आर्ट ऑफ स्कीपिंग जिसके पास है ना, जो डेली मॉक दे रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल रिपीटर्स के लिए है वो है मॉक्स का। क्योंकि डेली 2 मॉक 2 फुल, लेकिन उसका डीप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने एनालिसिस नहीं किया तो बेकार है टेस्ट देना। विदाउट एनालिसिस मॉक का कोई भी रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि आप मॉक कितने भी लगा लो, एनालिसिस नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपके वीक एरियाज आपने फाइंड तो कर लिए, लेकिन उन पे काम ही नहीं किया, तो मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? सेम क्वेश्चन अगले को टेस्ट में आएगा, नेक्स्ट फिर आप गलत करोगे। तो स्कीपिंग पर ध्यान रखना है, मॉक का विशेष कर ध्यान रखना है, और कैलकुलेशन ये तो बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि स्पीड में सबसे बड़ा जो रोल होता है ना वो कैलकुलेशन का होता है। क्योंकि डेली 30 मिनट रैंडम कैलकुलेशन ड्रिल करो आप। कोई भी ऐप है, काफ़ी सारे ऐप्स आते हैं, ठीक है, काफ़ी ऐप्स हैं, यूट्यूब वाई टी वीडियोज़, बहुत सारे टीचर्स हैं जो मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में आराम से ये प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है। और आपने कोर्स भी लिया हो तो उसमें भी 10-5 वीडियो ऐसे डाले होंगे टीचर्स ने जो आपकी स्पीड को इन्हेंस करें। तो ये हो गए रिपीटर्स के लिए। अब आपको 1 ईयर का जो प्लान है, यानी कि 6 to 8 मंथ लगते हैं आराम से एसएससी को क्वालिफाई करने के लिए। 6 to 8 मंथ बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई प्रो बच्चा है जिसने मतलब पहले ही सिलेबस कर रखा है आराम से, तो वो आराम से 3 to 4 मंथ में आराम से क्वालिफाई कर सकता है। अगर कोई बिगिनर है उसको सबसे पहले क्या करना होगा, 1 to 4 मंथ, मतलब जो शुरुआत के 4 मंथ हैं उसको फाउंडेशन पर ध्यान देना है। यानी कि मैथ है, मैथ में भी अर्थमेटिक है, ग्रामर है, स्टैटिक जीके है, कोर सिलेबस है जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। क्योंकि एसएससी स्टैटिक जीके से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ग्रामर से भी, ग्रामर है ज़्यादा दिन का टॉपिक नहीं है, आराम से 40+ डेज में आराम से तुम ग्रामर को कंप्लीट कर सकते हो, और अर्थमेटिक मैथ को भी तुम आराम से 2 मंथ में आराम से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद 4 मंथ का प्लान तो ये हुआ है, 5 to 7 मतलब 2 मंथ का प्लान ये हुआ है, 3 मंथ का प्लान, 3 मंथ का प्लान ये हुआ है एडवांस। इसमें एडवांस मैथ पढ़नी है आपको, वोकेब पढ़नी है, और हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़नी है। देखो वोकेब का सिस्टम तो ऐसा है कि अगर आप इसके साथ भी वोकेब को जोड़ना चाहो आराम से जोड़ सकते हो, क्योंकि 10 से 20 वर्ड अगर पर डे आप पढ़ रहे हो ना, 10-20 वर्ड अगर पर डे पढ़ रहे हो, जैसे एंटो हैं, साइनो हैं, और ईडियम्स है, ठीक है। एंटो साइनो और ईडियम्स अगर 10-20 वर्ड पढ़ रहे हो तो वो आपकी मतलब जो पोटेंशियल है ना उसको इन्हेंस ही करेंगे, ना कि कमज़ोर करेंगे। तो जैसा आपको सूटेबल लगे, आप पहले इनको कर सकते हो, इनके साथ वोकेब को जोड़ सकते हो, या वोकेब को यहाँ से भी पढ़ सकते हो। लेकिन पहला जो काम है ना ग्रामर को तो आपको कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि एक बार जब ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी वो आराम से आप इसके बाद
वोकेब पर ही फोकस रखो, आराम से ग्रामर के कंसेप्ट को रिवाइज करते रहो। यहाँ से अर्थमेटिक क्लियर हो जाएगी, स्टैटिक क्लियर हो जाएगी, देन एडवांस पे जा सकते हो। हिस्ट्री और पॉलिटी दो सब्जेक्ट उठा सकते हो आप। जैसे ही ये कंप्लीट होते हैं तो आपको प्रैक्टिस शुरू कर देनी, ठीक है। वीडियो कोर्स बंद कर देने, सिर्फ बुक से PYQ करना लगाने, ठीक है। और जैसे ही PYQ करना स्टार्ट कर दोगे, साथ में आपको टाइपिंग भी करनी है, टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि टाइपिंग को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि हालांकि 27 प्लस स्पीड चाहिए इसमें, ठीक है। 27 से 30 के समथिंग, 30 के समथिंग लगा के चलो आप, ठीक है। 30 प्लस अगर आपकी स्पीड यहाँ 35 प्लस आ रही है तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। 30 पर भी कर जाओगे, लेकिन वहाँ क्या है, आपको एरर रेट ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वहाँ आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। इसलिए 35 प्लस आपकी स्पीड लेके चलो, आराम से आप क्वालिफाई हो जाओगे। टाइपिंग का तो ज़्यादा इशू नहीं है, आप टाइपिंग आराम से कर लोगे। और लास्ट के 2 मंथ है, इसमें क्या है, आपको फुल मॉक्स लगाने हैं, ठीक है। फिर देन रिवीजन करना है, कंप्यूटर के MCQ लगाने। कंप्यूटर को भी हल्के में लेना है, क्योंकि इस बार जो मेंस में कंप्यूटर पूछा गया है ना, मेंस में काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मेंस में लगभग 50%, 50 नहीं तो 40 to 50% जो स्टूडेंट है ना, वो फेल हो गए हैं कंप्यूटर में, क्योंकि उनको हल्के में लेना भारी पड़ गया। क्योंकि कंप्यूटर क्वालिफाई नेचर का है, बट इसके मार्क्स तो जुड़ते नहीं, लेकिन फिर भी इसको क्वालिफाई करना। अगर आपने कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं किया तो आप चाहे कितने भी प्रो स्टूडेंट हैं, चाहे कुछ भी है आपके अंदर, चाहे आपके मार्क्स तो कितने भी हैं, 350 प्लस हैं, तब भी आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि कंप्यूटर क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। आप 2-3 महीने आराम से पढ़ के इसके MCQ सॉल्व करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया आराम से निकालो, आराम से हो जाएगा। अब आपको मैथ, अब टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी बताता हूँ आपको कि मैथ कैसे पढ़नी है। मैथ पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको टीचर सेलेक्ट करने हैं। यूट्यूब पर काफ़ी सारे टीचर हैं, बहुत मैनी मोर टीचर्स हैं। जैसे पवन राव, मैंने तो पवन राव सर से पढ़ाई की थी, ठीक है। और ये बिल्कुल बेस्ट टीचर हैं यूट्यूब पर, अब तक के सबसे बेस्ट टीचर लगते हैं मुझे। तो मैं आपको अगर सजेस्ट करना चाहूँगा तो पवन राव को करना चाहूँगा। जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बिगिनर्स हैं, वो पवन राव को सजेस्ट कर सकते हैं आराम से अपने लिए। मैं उनको सजेशन में पवन राव को डालूँगा। और देन आदित्य रंजन, ये भी अच्छे टीचर हैं। आदित्य रंजन क्या है, बेसिक से पढ़ाते हैं, ये भी बहुत अच्छे टीचर। खैर मैंने तो उनसे पढ़ा नहीं है, पर अच्छे टीचर हैं, मैंने इनकी बारे में सुना है, इनकी वीडियोज़ भी देखी हैं 1-2, तो ठीक टीचर हैं। गगन प्रताप, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, यहाँ से जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपका बेसिक कंप्लीट है, ठीक है, तो आप गगन प्रताप की ओर जा सकते हो। क्योंकि गगन प्रताप का जो पढ़ाने का तरीका है वो ऑर्डिनरी टाइप, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बेसिक ये भी बताते हैं, पर जो बेसिक ये बताते हैं वो इनके बेसिक में नहीं है। ये बिल्कुल 0 to हीरो लेवल से पढ़ाते हैं, और ये थोड़ा अप लेवल, इनका लेवल अप है। हाँ, आदित्य रंजन और पवन राव सर दोनों सेम हैं, लगभग सेम ही पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने इनसे पढ़ा था तो मैं इनको सजेस्ट करना चाहूँगा। आप वीडियो देख सकते हो किसी भी टीचर की उठाकर, आपको जो वीडियो अच्छी लगे आप आराम से उससे पढ़ सकते हो। टीचर्स बता दिए मैंने, पवन राव सर, आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर। और भी टीचर हैं, जैसे भूतेश सर हैं, और भी टीचर, काफ़ी सारे टीचर हैं। आपको यूट्यूब पर आप लिखना कि टॉप 5 टीचर ऑन यूट्यूब फॉर मैथ्स। जैसे मैथ्स के लिए पढ़ रहे हो तो मैथ्स लिख देना, रीजनिंग के लिए लिख दे तो रीजनिंग लिख देना, जीके के लिए पढ़ रहे हो जीके, इंग्लिश के लिए लिख रहे हो तो इंग्लिश लिख देना, ठीक है। जैसे भी आप लिखोगे टॉप 5 टीचर आ जाएंगे। एक एक वीडियो उठाना है आपको और देखना है कि कौन सा टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग सेट हो रही है। जो भी टीचर ठीक लगे, मैंने तो आपको ये बताया, ये भी बताया, ये भी बताया। अगर इनमें से भी आपको कोई भी टीचर पसंद नहीं आए तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से किसी भी टीचर को चूज़ कर सकते हैं, देन आप पढ़ सकते हैं। इसकी वजह से बता दो बुक, आपको बुक कौन सी फॉलो करनी है। पिनाकल सबसे बेस्ट चल रही है फ़िलहाल। आप किरण भी पढ़ सकते हो, किरण पब्लिकेशन की बुक भी आती है, ठीक है, ये भी पढ़ सकते हो। लेकिन पिनाकल ठीक है, चैप्टर वाइज है और टॉपिक वाइज हैं इसमें सारे क्वेश्चन, तो अब के जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है मैथ वर्कआउट, ये ऐप है,
आपको डेली 15 मिनट कैलकुलेशन करनी है। आपकी कैलकुलेशन अगर वीक है, ठीक है, तो आपको ये ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, देन वहाँ से आपको ये मैथ वर्कआउट डाउनलोड करना है। इसमें 15 से 20 मिनट, रोज़ 15 मिनट आप दे सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी मैथ की स्ट्रेटजी। आप जो भी आपको अच्छा लगे, ऐसा नहीं है कि आप पिनाकल को ही फॉलो करो। जिसको करेंट से समझ आता है वो करेंट भी फॉलो कर सकता है, जिसको पिनाकल समझ आता है पिनाकल फॉलो कर सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ बुक से मिलते हैं। अगर आप टीचर्स के नोट्स हैं आपके पास तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे, जो भी आप फॉलो करना चाहें आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो प्रीलिम्स है ना उसमें 50 मार्क्स की है, ठीक है, और मेंस में 135 मार्क्स की है। तो मेजर रोल जो है ना वो इंग्लिश का ही रहेगा, क्योंकि इंग्लिश जैसे एडिक्विटी आई है ना, एडिक्विटी आई है, तो उसमें क्या है ना, इंग्लिश का जो पैटर्न है ना, इंग्लिश का पैटर्न बहुत अप हुआ है, सॉरी गाइस, इंग्लिश का पैटर्न बहुत अप हुआ है, ठीक है। तो आपको विशेषकर इंग्लिश पे फोकस रखना है। सबसे पहले आपको ग्रामर, आप ग्रामर कहीं से भी पढ़ सकते हो, आपने कोई बैच ले रखा है उससे पढ़ सकते हो। अगर बैच नहीं ले रखा तो नीतू सिंह की वॉल्यूम फर्स्ट आती है केडी कैंपस के नाम से, ठीक है, ये रही, आप इसको पढ़ सकते हो। नीतू सिंह वॉल्यूम फर्स्ट करके एक बुक आती है, आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो नीतू सिंह वॉल्यूम फर्स्ट, उसका सॉल्यूशन दे रखा है, काफ़ी टीचर्स उसने उसको पढ़ा भी रखा है। या फिर फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, जहाँ से भी मंगवाना चाहते हो आप आराम से, ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ठीक है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ठीक है, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, या किसी बुक सेलर के पास जाकर इस बुक को आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने भी इसी को फॉलो किया था और इसी से सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे, तो आप भी यही पढ़ सकते हो। फिर वोकेब के लिए सबसे जो अच्छी बुक है वो ब्लैक बुक है। जो भी टॉपर्स है वो इसी को सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आप ब्लैक बुक पढ़ के आराम से टॉप कर सकते हैं। सारे PYQs मिलते हैं इसमें, 2000 लगभग, पता नहीं ऐसा कंफर्म नहीं है, पर 2013 के समथिंग, 2013 से लेकर आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, 2025 के लास्ट तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, इसका तो कंफर्म नहीं है, पर 2025 के लास्ट तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे वोकेब इसमें हैं, आप पढ़ सकते हैं। और मैं भी एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ ब्लैक बुक वोकेब के नाम से, इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊँगा। और उसमें क्या है, मैं सारे वोकेब जो प्रीवियस ईयर जो लेटेस्ट हैं सबसे पहले वो कराऊँगा, बिल्कुल निमोनिक्स और फोटोज़ के साथ बिल्कुल पढ़ाऊँगा। आप अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो मेरे देख सकते हो, या फिर आप खुद से भी पढ़ सकते हो। लेकिन जब वीडियो में आप देखोगे ना, निमोनिक्स फोटो PPT के साथ, स्लाइड के साथ लेके आऊँगा, तब बहुत स्मार्ट अप्रोच के साथ, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। जैसे वीडियो से आप 50 वर्ड पढ़ पाओगे, तो वहाँ से आप 100 वर्ड आसानी से पढ़ सकते हो, और आपकी सहूलियत के हिसाब से उसकी स्पीड भी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो मैं अभी 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाला हूँ, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वोकेब को जैसे भी आप वोकेब को फॉलो करो, रट्टा मार सकते हो, ठीक है, रूट वर्ड से फॉलो कर सकते हो, आप निमोनिक्स बना सकते हो, ठीक है, जैसा भी प्रोडक्ट। सबसे निमोनिक का ही हिंदी वर्जन है रट्टा, जैसे निमोनिक को इंग्लिश में निमोनिक बोलते हैं, हिंदी में उसको रट्टा बोलते हैं, क्योंकि आपको एक ऐसी ट्रिक बनानी होती है जो उससे रिलेटेड हो। रूट वर्ड का यूज़ करो, ठीक है। ब्लैक बुक डेली टारगेट रखो कि 20 से 25 वर्ड हमको पढ़ने हैं पर डे के, और 20 रिवाइज करने हैं, यानी कि ये है कि आपने आज पढ़े फर्स्ट डे 20 वर्ड पढ़े, ठीक है, देन सेकंड डे जब पढ़ रहोगे 20 वर्ड, तो इसको भी रिवाइज़ करना है, यानी पिछले जो वर्ड है उनको रिवाइज़ करते चलना है, ठीक है। इससे क्या है कि आपकी वोकेबलरी भी अच्छी हो जाएगी, और आपको मतलब याद करने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। और सबसे बड़ा जो पार्ट है वो रीडिंग का है, क्योंकि RC पोर्शन जो है ना वो सबसे मेजर रोल निभा रहा है, क्योंकि बिना RC के आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत 50% जो रोल है ना वो RC का है, क्योंकि RC ही मेन रोल निभाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि डेली 30 मिनट एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा, कंपलसरी है। एडिटोरियल पढ़ सकते हो, कोई
स्टोरी बुक पढ़ सकते हो, स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हो, एडिटोरियल पढ़ सकते हो, कोई न्यूज़ पढ़ सकते हो, ठीक है, एंड स्पोर्ट न्यूज़ पढ़ सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हो। लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या है, रीडिंग आपकी इम्प्रूव होगी, और जिसकी रीडिंग अच्छी है ना वो इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको एडिटोरियल पढ़ो। और अगर आप नए हो या फिर आप पहले से जुड़े हो तो मैं आपको एक चैनल का नाम सजेस्ट कर सकता हूँ, इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम चैनल है, इंग्लिश माध्यम, इंग्लिश माध्यम चैनल है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। ये क्या है, रोज़ का एक एडिटोरियल डालते हैं, ठीक है, एडिटोरियल डालते हैं और उसको एनालाइज भी करवाते हैं। तो आप आसानी से जाकर इसको फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं, और उसका एक ऐप है, वो आप प्ले स्टोर पर जाकर इंग्लिश माध्यम ऐप सर्च करोगे, आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग एंड जीके की। तो इनको लोग लाइट नहीं लेते, क्योंकि जीके तो बहुत वास्ट है, जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है, इसको मतलब पूरा कोई कर ही नहीं पाया, ना कोई कर सकता है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की, सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग, इसमें टीचर्स हैं, विक्रमजीत सर हैं, पीयूष सर हैं, और कमल छाबड़ा हैं, कमल सर हैं, ठीक है। आप किसी से पढ़ सकते हो, विक्रमजीत सर, पीयूष सर, कमल सर, किसी टीचर को उठा लो, ठीक है, जिससे भी आपकी ट्यूनिंग सेट होती है, उस टीचर को फॉलो करो। इसमें ज़रूर नहीं कि आपको सिलेबस कंप्लीट ही करना है। अगर बिगिनर है जिसने कुछ नहीं पढ़ा तो उसको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। देन अगर मीडियम स्टूडेंट भी है ना, तो उसको वीक एरियाज हैं, वीक टॉपिक्स हैं, वीक टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 6-7 चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि नॉर्मली हो जाते हैं। एक बार देख लेना पेपर, आपने पेपर अटेम्प्ट किया होगा, उस हिसाब से वीक टॉपिक को पढ़ो, यूट्यूब से देखो, प्रैक्टिस करो। अगर जैसे भी मान लीजिए आपको कोडिंग डिकोडिंग है, इसे यूट्यूब पर जाओगे, आप उसमें सर्च करोगे कोडिंग डिकोडिंग, आराम से आ जाएगा कोडिंग डिकोडिंग। तो आप आसानी से उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, कंसेप्ट बना सकते हो। इसमें क्या है कि आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने, स्टिकी नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है, स्टिकी नोट्स बनाने हैं आपको। इससे क्या है कि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पर्टिकुलर टॉपिक को, और आराम से समझ में भी आ जाएगा और आप कर पाओगे, ठीक है। तो रीजनिंग को ज़्यादा लाइट नहीं लेना है, बस पर डे प्रैक्टिस करते रहना है। जो भी टॉपिक वीक लगे यूट्यूब पे जाओ, आराम से सर्च करो, किसी भी टीचर के साथ पढ़ सकते हो। ये भी नहीं है कि आप एक टीचर से पढ़ो, 2 टीचर से भी पढ़ सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आराम से यहाँ से आपके 5-7 चैप्टर हैं जो कर सकते हो आराम से। तो आपको मैंने टीचर भी सजेस्ट कर दिए हैं, विक्रमजीत सर भी अच्छे पढ़ाते हैं, पीयूष वासनी सर, मैंने पीयूष वासनी सर से पढ़ा था, तब अच्छे पढ़ाते हैं। कुछ चैप्टर कमल सर से पढ़े थे, तो कमल सर भी अच्छे पढ़ाते हैं, मैं दोनों को सजेस्ट करना चाहूँगा। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। अब आते हैं जीके जीएस पर। यह गेम चेंजर है, क्योंकि सारा गेम है ना जीके का ही। जो लेटेस्ट टीचर हैं वो है परमार सर। परमार सर ने एसएससी की जो कट ऑफ में इंक्रीज़ किया ना, कट ऑफ जो बढ़ाई है वो परमार सर ने बढ़ाई है, क्योंकि ये वो कंटेंट देते हैं, रिलेवेंट कंटेंट देते हैं जो एग्ज़ाम में फंसता है इनका, और वहाँ से क्या है बच्चे पढ़ के जाते हैं और कट ऑफ इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चला है लॉजिक बेस्ड अप्रोच पढ़ाते हैं। सबसे बेस्ट जो इनका तरीका है वो लॉजिक से पढ़ाते हैं, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं। ये क्या है, स्टैटिक जीके जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे डांस है, आर्ट है, अवार्ड है, स्पोर्ट है ना, जो भी है, इंडिया में फर्स्ट क्या है, जो भी है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे पढ़ाते हैं। फालतू के अफवाह नहीं कर फैलाते हैं, कुछ ऐसे कुछ नहीं पढ़ाते जो रिलेवेंट हो। रिलेवेंट टॉपिक से ही वीडियो बनाते हैं। आपको अभी क्या स्किप करना है, इकोनॉमिक्स स्किप करना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है ऊपर ऊपर से, लेकिन डीप कंसेप्ट नहीं पढ़ने हैं उसके, ठीक है। रैंडम एंशियन हिस्ट्री फैक्ट्स वगैरह नहीं पढ़ने हैं आपको। पहले सबसे पहले उठाना है आपको स्टैटिक जीके। देन अगर ये कंप्लीट हो जाए इसके बाद आपको पॉलिटी पे जाना है, पॉलिटी, देन हिस्ट्री, देन इकोनॉमिक्स, देन ज्योग्राफी। ये दोनों तो काफ़ी छोटे चैप्टर हैं तो आराम से कर लोगे, लेकिन पहले पॉलिटी और हिस्ट्री मेजर पार्ट को आप कर लोगे, पॉलिटी, हिस्ट्री और स्टैटिक। तो तीनों चैप्टर से लगभग
50-60% क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। देन इसके बाद आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है। करंट पढ़ना है क्योंकि करंट का कोई और नहीं है, बस आपको मंथली करंट पढ़ना है। मंथली करंट अफेयर पढ़ना है। परमार सर भी पढ़ाते हैं, कुमार गौरव सर भी पढ़ाते हैं, कुमार गौरव सर भी पढ़ाते हैं। मैंने इनसे भी इनको भी फॉलो किया था। इनकी 6 मंथ की वीडियो आती है, मंथली भी आती हैं, ये PDF भी देते हैं, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे, मैंने इनकी PDF से पढ़ाई की थी तो वहाँ से कुछ काफ़ी बने थे। एंड देन आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। एक चैनल और बताऊँगा, इंडोलोगस चैनल आप फॉलो कर सकते हैं आसानी से। इसमें क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनने के चांस हैं, लेकिन ये मंथली पढ़ाते हैं और कंपाइलेशन भी देते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे, अगर आप परमार को फॉलो कर रहे हो तो परमार सर से पढ़ सकते हो, क्योंकि ये भी अच्छा कंटेंट डालते हैं, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमको बतानी बहुत ज़रूरी है कि ये भी आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रोल अदा करेंगे। क्योंकि डेंजर जोन, मिस्टेक कौन कौन सी हैं जिनको अवॉइड करना है, ठीक है। मल्टीपल सोर्स, एक अपन क्या करते हैं, जैसे कि अपना कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। अपन को ये लगता है यार गगन प्रताप भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, पवन राव भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, आदित्य रंजन भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, सभी टीचर से एक एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इसको फॉलो नहीं करना। मल्टीपल सोर्स तो आपको फॉलो नहीं करने। एक सब्जेक्ट के लिए 4 टीचर्स को फॉलो करना बंद कर दो, बिल्कुल। यही मैंने बताया आपको, यही इसमें लिखा है कि एक टीचर को फॉलो करो, ट्रस्ट वन, ओनली फॉर वन, एक ही टीचर पर ट्रस्ट करो, और वो भी इतना कि सब कुछ इसी के कंटेंट से आएगा। जो भी कंटेंट उन्होंने पढ़ाया है वो सबसे बेस्ट कंटेंट है आपके लिए। अगर आपको ऐसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आप किसी और टीचर से वो टॉपिक पढ़ सकते हो, लेकिन ये नहीं कि सारे चैप्टर आप किसी नए टीचर से पढ़ रहे हो, फिर उससे पढ़ने के बाद अगले टीचर पर शिफ्ट हो गए। इसके बजाय आप पढ़ाई छोड़ सकते हो, क्योंकि मल्टीपल सोर्स से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। सेकंड जो है, इग्नोरिंग कंप्यूटर। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर को इग्नोर करते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, जो सबसे बड़ी मूर्खता है, ठीक है। इसको इग्नोर नहीं करना है। टाइपिंग को भी इग्नोर नहीं करना है। हालांकि 15 से 20 मिनट पर डे आप टाइपिंग कर सकते हैं, उसमें आपकी टाइपिंग आराम से क्लियर हो जाएगी। कंप्यूटर को भी आप 1 आवर या 30 मिनट, जो भी आपको, जितना आपके पास टाइम है, 30 मिनट से 1 आवर के बीच से ज़्यादा टाइम मत देना, क्योंकि इतने में हो जाता है। क्योंकि PYQ लगाओ, ठीक है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या रहा है वो PYQ लगाओ और थ्योरी पढ़ लो, थोड़ी बहुत आराम से हो जाएगा। एंड में कर लेना, बोलने वाले कभी कभी नहीं कर पाते, एंड में कर लेंगे बोलते हैं लोग, लेकिन नहीं होता, क्योंकि फेल हो जाते हैं। जो CGL मेंस में देखने को मिला है, ठीक है, CGL मेंस में जो हुआ है वो कंप्यूटर में लोग बाग बहुत ज़्यादा फेल हुए हैं। तो वो आप देख सकते हो और आपने देखा भी होगा। फियर ऑफ मॉक टेस्ट का जो फियर है ना, उसे भागो मत। सबसे बड़ा जो कारण है, लोग आगे सोचते हैं कि मोक्स लगाऊंगा उसमें 100+ मार्क्स आ रहे हैं या 120+ आ रहे हैं या 130 आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। और डिमोटिवेट होने से मतलब है कि ये कौन से एग्ज़ाम थोड़ी है भाई, ये आपकी रियलिटी बताती है। मोक क्या है, आपका जो रियलिटी टेस्ट है ना, वो बताता है कि आप कितने पानी में हो, कितने बाहर हो, मतलब कौन से टॉपिक आपके वीक है, आप कितने मार्क्स ला रहे हो, तो उस हिसाब से आपका आईना सेट करता है। लेकिन आपको मोक्स लगाने, ये फियर ऑफ मोक्स है, इससे दूर नहीं जाना है बिल्कुल। मोक लगाने, ठीक है। तो मल्टीपल सोर्स फॉलो नहीं करने, कंप्यूटर को इग्नोर नहीं करना है, टाइपिंग को इग्नोर नहीं करना है, और मोक से भागना नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा जो आज का डिस्ट्रैक्शन का जो कारण है ना, वो है सोशल मीडिया। लोग बाग सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं कि मतलब रील्स और शॉर्ट्स देखने में ही बिजी हैं। हाँ देखो, लेकिन इतना नहीं। जैसे अगर आप 10 घंटे पढ़ाई करके आ रहे हो, 10 आवर्स से 12 आवर्स की पढ़ाई कर रहे हो ना, देन इसके बाद 1 आवर्स आप इन्जॉय कर सकते हो, आराम से मोबाइल चलाओ, रिवार्ड दे सकते हो अपने आप को। लेकिन ये नहीं है कि आप 10 आवर्स मोबाइल देख रहे हो, 1 आवर स्टडी कर रहे हो, देन आप गलत कर रहे हो। क्योंकि सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन है ना, बहुत बुरी लत है। क्योंकि रील्स में पता नहीं टाइम ऐसा चला जाता है कि कहीं पता ही नहीं लगता।
सोर्स देखते हैं, तो दोनों को आप डीमोटिवेट होकर या फिर मोटिवेट होकर अनइंस्टॉल कर ही दो। जैसा भी आपको लगे कि मैं मतलब आप डीमोटिवेट हैं भाई, रील से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, तब भी आप इसको अनइंस्टॉल कर दो। और रील से आपको डीमोटिवेशन मिलता है, तब भी आप इसको अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। आप आराम से 6 महीने 6 मंथ आसानी से पढ़कर पढ़ाई कर कर सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही कहना चाहूँगा। आप समझदार हैं, सोशल मीडिया से दूर रहें, या फिर आदत ही लग गई है जो थोड़ा बहुत चला सकते हैं, बाकी आपकी पढ़ाई को टाइम दो। 10 से 12 आवर्स तो पढ़ना ही है आपको। ठीक है, अब हैबिट ऑफ टॉपर्स। टॉपर्स क्या करते हैं भाई? सबके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि टॉपर्स जो है ना, टॉपर्स करते क्या हैं, कैसे रैंक लाते हैं? तो टॉपर्स कुछ नहीं करते, सिर्फ कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी से उनकी कंटिन्यूटी होती है और कंसिस्टेंसी होती है। लगातार पढ़ते हैं, डिमोटिवेट नहीं होते। होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि डिमोटिवेट नहीं होते। टॉपर्स भी डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, कोई मूक लगा लिया। जब डिमोटिवेशन आए, देन आप एक मूक लगा सकते हैं। एक मूक लगा सकते हैं आराम से। मूक नहीं तो आपका फेवरेट जो सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश है, ठीक है, किसी का जीके है, किसी का मैथ है। वैसे जीके किसी का फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता, इंग्लिश भी हो सकता है, मैथ भी हो सकता है। आप किसी की क्विज लगा सकते हैं, किसी का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जो भी आपको है। या फिर जो प्रीवियस ईयर मॉक हैं, जो पहले के जो आपने मॉक दिए हैं ना, उनको आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो क्या है, ये एक चार्ट बनाओ। ठीक है, आपकी दीवार पर चिपका दो। ठीक है, टेबल्स उसमें 1 से 30 की होनी चाहिए, स्क्वायर्स 1 से 50 के होने चाहिए, क्यूब उसमें 1 से 30 के होने चाहिए। दीवार पर चिपका दो उसको। ठीक, उससे क्या होगा, जैसे जैसे इस वीडियो में बताया गया है, देखो मैथ्स के 1 से 30, स्क्वायर 1 से 50 और क्यूब 1 से 30 के चिपका लो। क्योंकि इससे क्या है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, और जब कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आपको टाइम भी कम लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी गेन होगा, और आप स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उससे क्या है कि आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। सबसे जो बड़ा जो काम है ना, वो आपके टाइम में आएगा। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, वो आपको टाइम मैनेजमेंट में मिलेगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट में आपको सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और ये तो सब फालतू की बातें हैं। बाकी आपको काफ़ी लोगों के पार्टनर भी होते हैं। पार्टनर मतलब आप गलत भी मत लेना, बाकी पार्टनर एक अच्छा दोस्त भी हो सकता है जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर कोई फीमेल दोस्त भी हो सकती है। तो जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप अपने सहूलियत के हिसाब से दोस्त बना सकते हैं, जो आपकी पढ़ाई में इंपॉर्टेंट रोल अदा करें। बाकी अगर डिस्ट्रैक्शन दे रहा है तो उससे दूर ही रहो, बेहतर है। बाकी आप खुद समझदार हैं। और ये भी रहेगा तो मेरे से कि जब पढ़ने का मन ना करे तो सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा ये बोलो। अगर जब आप शुरुआत में 5 मिनट के नाम से आओगे ना, तो फिर आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। 5 मिनट पढ़ना है मुझे, कैसे भी करके पढ़ना है। ठीक है, 5 मिनट पढ़ना है। अगर आप 5 मिनट के हिसाब से आओगे तो आप डेफिनेटली 1 से 2 आवर्स पढ़ोगे। उससे क्या है कि आपकी कंटिन्यूटी नहीं टूटेगी, और आप पढ़ाई करोगे, दिन आराम से आप उस दिन को यूटिलाइज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेशन नहीं मिलता, सबको होता है, पर ये है कि कोई उसको हैंडल कर लेता है, कोई डिमोटिवेट होकर आराम से उस दिन को ख़राब कर लेता है। तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी। इसमें क्या है, मिशन 2026 रेडी फॉर एक्शन। आपको हमारे यूट्यूब चैनल द रैंकर्स गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको यहाँ देता रहूँगा। और अब मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ब्लैक बुक वोकेब। ब्लैक बुक वोकेब वोकेब सीरीज़। ठीक है, इसमें क्या है, मैं पर डे की एक वीडियो डालूंगा, और उसमें निमोनिक्स फोटोज़ निमोनिक्स एग्जाम्पल के थ्रू आपको याद करने की कोशिश करूँगा। पूरी ऑल वोकेब जो ब्लैक बुक में है,
ब्लैक बुक में है, मैं सारी बुकें वो यहाँ पढ़ाऊँगा, ठीक है, पढ़ाई जाएगी, ठीक है, आपको सारी बुकें पढ़ाई जाएगी। तो आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है, अब चलना आपको ही है। आपका मिशन, आपकी वर्दी, आपकी ड्रीम पोस्ट आपका इंतज़ार कर रही है। फिर आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं या इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। डेली टारगेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल, और द रैंकर्स गाइड यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसी अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू, बाय बाय। और अगर ऐसा कुछ लगा आपको कि मिस कर दिया, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस कमी को दूर करूँगा आराम से, और अगली वीडियो में आपको वो चीज़ मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। बाकी इस सीरीज़ का विशेष कर ध्यान रखें। ब्लैक बुक वोकेब सीरीज़ नाम से मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। अभी उसकी एक फर्स्ट वीडियो आना बाकी है, ठीक है, फर्स्ट वीडियो कल डाल दूँगा उसकी, ठीक है। तो ऑल वोकेब ब्लैक बुक में उसमें पढ़ाई जाएगी, और उसमें निमोनिक्स फ़ोटोज़ का यूज़ करके बिल्कुल शानदार पीपीटी स्लाइड बना के आपको उसकी पीडीएफ भी मिलेगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जय हिंद, जय भारत।